कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी जो है अपने वर्क में लगे हों, क्योंकि स्टडी आपकी बात थोड़ा सा हमारा एक अलग सा एक्सपीरियंस है। ड्यू टू कोविड-19 हमें जो है घर रह करके पढ़ना पड़ रहा है और उम्मीद है कि इस सिचुएशन से आप लोग जो है अब मतलब जो है आपको तजुर्बा हो गया है और आप अपनी स्टडी जो है बहुत बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अभी लेसन एंड किया था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, और उसके अंदर मैंने आपके डाउट्स भी जो है वो क्लियर कर दिए थे। आज हम लेसन स्टार्ट करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ये लेसन देखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, या इसको वाइंड अप ऑफ पार्टनरशिप भी बोल देते हैं, वाइंडिंग अप भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपका थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन इसका पढ़ेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स अ डिसोल्यूशन बिटवीन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है वो अलग अलग शब्द है, इन दोनों को हमें समझना है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन termination of the old partnership agreement and a reconstitution of the firm due to admission, retirement and death of partner। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि पार्टनर्स जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक बार संबंध जो है वो खत्म हो जाना, पुराने संबंध खत्म हो जाना और नए संबंध जुड़ जाना। जैसे कि किसी अगर मैं ये कहूँ कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी चेंज आता है एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, तो वो भी एक तरह से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ठीक है ना। इसी तरह से एडमिशन अगर पार्टनर का होता है तो वो भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। रिटायरमेंट या डेथ में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं होता है, क्योंकि फर्म जो होता है वो कैरी ऑन रहता है। हो सकता है फर्म का नाम चेंज हो जाए, यानी जैसे सपोज करें कि ABC फर्म था, C अगर छोड़ जाता है तो AB फर्म रहेगी, फर्म कंटिन्यू रहेगी उसको, यानी फर्म का जो है डिसोल्यूशन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड ए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस। हाँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस बंद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एज द रिमेनिंग पार्टनर मे एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर ए न्यू एग्रीमेंट, यानी कहने का रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बिजनेस जो है वो कैरी ऑन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि जो बाकी बचे हुए पार्टनर वो बिजनेस को कैरी करें, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस दैट द फर्म क्लोज्ड डाउन, यानी ये 100% श्योर है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो फर्म अपना बिजनेस जो है क्लोज कर देती है। एंड कम्स इनटू एन एंड, और फर्म का समापन हो जाता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड, और क्या किया जाता है कि जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता है तो उसकी सारी एसेट्स को सेल कर दिया जाता है। एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ, और सारी लायबिलिटीज की पे कर दी जाती है। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड, और अगर पैसा बचता है, अमाउंट बचता है, तो उससे फिर जो बची हुई राशि है वो पार्टनर्स को अकाउंट को सेटल करने में काम आती है। तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म मे कंटिन्यू, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इट डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी पार्टनरशिप का एंड जो है फर्म का एंड नहीं है। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, एंड हो जाती है, ठीक है ना। तो अब है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी रिकंस्टिट्यूशन के किसी भी मोड के अंदर पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। नंबर 1, इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये पार्टनरशिप एंड हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म नहीं। और इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इन केस ऑफ रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है ना।
अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कहता है कि मोड ऑफ डिसोल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, एक तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी जो है फर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है और एक कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तो क्या है, सारे पार्टनर जब एग्री हो तो क्या करते हैं, वो फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। और कंपल्सरी डिसोल्यूशन जो है, ए फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकेम इंसॉल्वेंट। क्या हो कि या तो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हो, बैंकक्रप्ट हो गए हो, या किसी एक को छोड़ करके बाकी सारे पार्टनर बैंकक्रप्ट हो गए हो, तो वो एक तरह से कंपल्सरी डिसॉल्व आपका जो है वाइंडिंग अप हो जाता है फर्म का। When the business of partner firm became unlawful या illegal, जब किसी पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस इलीगल हो जाता है तब भी वो जो है कंपल्सरी उसका वाइंडिंग अप हो जाता है। ऑन अपीलिंग ऑफ एन इवेंट, देखिए एक तो था म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तीसरा है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई घटना के घटित होने पर भी जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है ऑन द इंसॉल्वेंसी पार्टनर, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके, ऑन द फुलफिलमेंट द ऑब्जेक्टिव, यानी ऐसा ऑब्जेक्टिव जो हमने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए फर्म का स्थापना किया था वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाने पर भी हो जाता है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, या किसी पीरियड बेसिस के लिए पार्टनरशिप किया गया था और वो पीरियड एंड हो गया तब इसको एंड माना जाता है। बाय नोटिस व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड, अगर पार्टनरशिप फर्म की कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं थी, टर्म ड्यूरेशन फिक्स नहीं थी, तो क्या हो सकता है, एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर जो है नोटिस दे करके दूसरे पार्टनर्स को नोटिस दे करके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कई बार कोर्ट भी जो ऑर्डर कर देता है वो क्या कंडीशंस है, द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन बाय ए पार्टनर, यानी कोई पार्टनर अगर एप्लीकेशन देता है तो कोर्ट भी जो है स्टैंड कर सकता है ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। नंबर 1, व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, अगर कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया और किसी दूसरे पार्टनर ने एप्लीकेशन दे दिया इस बात का कोर्ट के अंदर, तो इसको एंड जो है किया जा सकता है। व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग इशू, यानी जो केस कर रहा है उसके अलावा कोई पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर, यानी सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया या कोमा में आ गया, इस तरह की स्थिति अगर उसके साथ हो जाती है तब भी ऐसा हो सकता है। When a partner other than the partner filing a suit is guilty of misconduct that will harm the partnership firm, यानी उसने पार्टनरशिप फर्म के साथ कोई ऐसा मिसकंडक्ट किया है जिससे पार्टनरशिप फर्म को नुकसान हुआ है। और इसी तरह से when a partner other than the partner filing a suit willfully or persistently commit breach of partnership agreement को अगर उसने तोड़ा है, और when a partner other than the partner filing a suit has transferred the whole of his interest in the firm to the third party, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर जो है बाकी पार्टनर की कंसेंट के बिना किसी थर्ड पार्टी को अपना इंटरेस्ट जो है, अपना हिस्सा जो है वो ट्रांसफर कर दे, तब भी ऐसा हो सकता है। when the court is satisfied, और जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि that firm cannot be carried on except a loss, यानी लॉस के बिना इस फर्म को चलाया ही नहीं जा सकता। और लास्ट है कि when the court is satisfied that the resolution is just and equitable due to some other reason, किसी और रीजन से जो है वो इक्विटेबल है, ठीक है, जस्टिफाई है, तो उसको खत्म कर दिया जाता है। डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड, ये आप पढ़ लेंगे, वैसे ये सिंपल बात है जो आप पहले पढ़ हो चुके हैं। अब आती है बात सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन। देखिए डिसोल्यूशन के ऊपर अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होता है, किस किस तरह से हम जो है पार्टनर्स को और थर्ड पार्टी को जो है पेमेंट करते हैं, ये देखिएगा सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट स्पेसिफाई द मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इट इज एज फॉलोज। नंबर 1 कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल द अमाउंट ऑफ लॉस इन इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है ना। सबसे पहले कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई भी लॉस है, ठीक है ना, इसको हमने किसमें से पूरा करना है, जो फर्म के प्रॉफिट है, और उसके बाद अगर प्रॉफिट्स में से पेमेंट नहीं होता, पूरा नहीं होता, तो नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल, फिर पार्टनर्स की कैपिटल को यूज किया जाएगा।
एंड लास्टली, और अंत में, इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है, यानी कैपिटल देने के बाद भी अगर लॉसेस पूरे नहीं होते, विल बी रिलीज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तब उन पार्टनर्स से उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनसे और मंगवाया जाएगा जो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी है। नंबर 2, अमाउंट रिलीज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म, और जब फर्म की एसेट्स को बेचेंगे, ठीक है ना, और यह कहता है कि अमाउंट रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द सम कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग मैनर। तो उसका किस तरह से प्रयोग करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आउटसाइड डेट्स ऑफ द फर्म विल बी पेड। सबसे पहले क्या करेंगे? थर्ड पार्टी की जो पेमेंट्स है उनको दिया जाएगा, और आउट ऑफ द रिमेनिंग, अगर उसके बाद पेमेंट करने के बाद बच गया तो लोन एडवांस्ड बाय पार्टनर विल बी पेड ऑफ। फिर पार्टनर ने जो लोन दे रखे फर्म को वो पे किए जाएंगे, और पार्टनर के लोन भी पे हो गए उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तब क्या करेंगे कि देयर आफ्टर द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी रिटर्न्ड, फिर उनको उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए जाएंगे, और फिर भी अगर बच जाता है तो फिर उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से पेमेंट्स ऑफ फर्म डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स, जैसे मैंने ये कहा था कि अगर लायबिलिटीज को पे करने में पार्टनर्स की कैपिटल भी पूरी नहीं आती है, तब उनसे उनका जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनसे पैसा लिया जाता है, उनसे प्राइवेटली मंगवाया जाता है। लेकिन उसमें भी ध्यान दीजिएगा, जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे पहले उनके जो प्राइवेट डेट है उनका पेमेंट करा जाएगा। प्राइवेट डेट्स की पेमेंट कर देने के बाद अगर उनके पास बचता है तब फर्म में लाया जाता है। पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट्स, सेक्शन 49 कहता है फर्म्स डेट्स विच द फर्म ओज टू आउटसाइडर। फर्म के डेट कौन से होते हैं? जो आउटसाइडर्स को फर्म में दे रहे हैं वो उसके डेट्स होते हैं। प्राइवेट डेट्स द डेट्स विच अ पार्टनर ओज इन हिज पर्सनल कैपेसिटी आर कॉल्ड प्राइवेट डेट्स। जैसे उसके घरेलू खर्चों का अगर कोई डेट्स है वो सारे क्या होते हैं? उसके प्राइवेट डेट्स होते हैं। नंबर 1, अमाउंट रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ, ये देखो कैसे करना है। अमाउंट रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म इज फर्स्ट यूज्ड टू पे ऑफ फर्म्स डेट, एंड इफ देयर इज एनी सरप्लस अवेलेबल इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर फर्म्स की एसेट सेल करने के बाद पहले तो क्या करेंगे? थर्ड पार्टी की पेमेंट करेंगे, ठीक है ना, यानी उसके फर्म के डेट्स दे देंगे, फिर उसके बाद पार्टनर के लोन दिए जाएंगे, फिर कैपिटल दी जाएगी, और फिर भी बच गया तो हमने क्या करना? पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देना है। और द अमाउंट रिलीज फ्रॉम द सेल ऑफ प्राइवेट एसेट्स estate of partners will be used first to pay the private debts of the partners, and if there is any surplus available, और अगर surplus बचेगा it will be used in paying off the firm's debt, फिर ये फर्म के डेट में जो पेमेंट करेंगे। इसका डिस्टिंक्शन आप पढ़ लेंगे। अब एक अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए बेटा, जब कोई फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। इसमें 4 अकाउंट बनते हैं, ठीक है ना। इसमें 4 तरह के अकाउंट बनते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, इसको हिंदी में वसूली खाता कहा जाता है, REALISATION, रियलाइजेशन अकाउंट जो है। और दूसरा है आपका पार्टनर्स लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? पार्टनर्स का लोन अकाउंट। और इसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट आपका बनता है इसमें कैश या बैंक अकाउंट। अब देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं? जो एसेट्स हैं उनको सेल करने के लिए और लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए, है ना, ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। और इसमें एक बात का और भी पता लगता है कि एसेट्स को सेल करने से और लायबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद कोई उनके पास सरप्लस बचा है, प्रॉफिट बचा है, ठीक है ना। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा, लॉस है ना, लॉस है तब भी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। अब करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में थोड़ा बता दूं कि रियलाइजेशन अकाउंट इज ओपन्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स, यानी सभी एसेट्स को डिस्पोज करने के लिए ऑफ द फर्म एंड मेकिंग पेमेंट टू ऑल द क्रेडिटर्स, या लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए बनाया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, तो इसलिए नॉमिनल के रूल या डेबिट लॉसेस क्रेडिट इनकम्स होता है अकाउंट। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सच अकाउंट इज टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। से आपको
कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ ये जानने के लिए बनाया जाता है। एंट्रीज में आज आपको बता देता हूँ, एंट्रीज इन रियलाइजेशन अकाउंट आर मेड इन द फॉलोइंग मैनर्स। आज हम एंट्रीज के बारे में बात करेंगे, स्टूडेंट्स इसको बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में हमने एसेट्स को, कौन सी एसेट्स को, जिन एसेट्स से, जो एसेट्स सेल हो सकती है, ऐसे एसेट्स को क्या करना है, हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मेनली आपने कौन सी एसेट्स को नहीं ट्रांसफर करना वो बता दूंगा। ठीक है ना, एक तो डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ये आपकी एसेट नहीं होती, ये आपका लॉस होता है, इसको ट्रांसफर नहीं करते हम रियलाइजेशन अकाउंट में। ये हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपकी कोई फिक्टिशियस एसेट है, सच एज जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस काउंट है ना, तो इस तरह से अगर कोई आपका पड़ा है तो ये भी हमने ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि ये आपकी फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है ना, और गुडविल वगैरह है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इनको ट्रांसफर करना है। ठीक है ना, इन सबको आपने ट्रांसफर करना है। और जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तब हम एंट्री क्या बनाएंगे, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस ऑलरेडी डेबिट होता है, और जब एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे तो हम एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। ध्यान दीजिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स। जब एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, नरेशन लिखेंगे फॉर एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट है ये पूरा। ये देखिए, इस तरह से हमने एंट्री बना देनी है। और ये बात का ध्यान रखना कि कौन कौन से एसेट को नहीं करना। मैंने आपको बताया था बेटा, एक तो अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है वो भी एसेट साइड में दिया होता है। ठीक है ना, इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि जो कोई फिक्टिशियस एसेट है उसको ट्रांसफर नहीं करना है, यानी जिस एसेट से आपको कोई कुछ भी नहीं मिले, ऐसे एसेट को ट्रांसफर नहीं करते। ओनली दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश आर ट्रांसफर्ड टू दिस अकाउंट। फिक्टिशियस एसेट्स सच एज accumulated losses like debit balance of profit and loss and deferred revenue expenditure like debit balance of advertisement expenditure are not included in the definition of assets, should not be transferred to realization account. Such accounts should be transferred to partners capital account. ये तो आपको बताइए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। एक बात का और ध्यान दें कि डेटर के साथ आपने देखा कि अगर एसेट साइड में लेस प्रोविजन दिया होता है, तो प्रोविजन आपने डेटर को ट्रांसफर करना है वो फुल वैल्यू से ट्रांसफर करना है, यानी जितना आपको जो है बुक वैल्यू दे रखा है, यानी जो बुक वैल्यू बल्कि टोटल डेटर को ट्रांसफर करना है। और उसके लिए एंट्री आप जानते हैं क्या बनती है, आप एंट्री बनाएंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स, और जो प्रोविजन दे रखा है उसको लायबिलिटी मान करके आपने ट्रांसफर करना है अलग से, वो लायबिलिटी के रूप में ट्रांसफर होगा। अब बात आती है कि एसेट्स तो हमने ट्रांसफर कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लायबिलिटीज को ट्रांसफर। जब लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे और लायबिलिटी में एक प्रोविजन को डाउटफुल डेट्स लिए, तो उसको हम कैसे ट्रांसफर करें, पहले प्रोविजन को बताया था, तो उसकी एंट्री आपको बनानी है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, इसी तरह से जो आपकी थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी को ही हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है। मतलब क्या नहीं ट्रांसफर करना, कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करना, पार्टनर के लोन को भी ट्रांसफर नहीं करना, क्योंकि वो थर्ड पार्टी नहीं है। पार्टनर के लोन को ट्रांसफर नहीं करना, कैपिटल को ट्रांसफर नहीं करना, कोई अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉपर्टी यानी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है, रिजर्व दे रखा है, इनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो आपने जब लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है थर्ड पार्टी के, तब आप एंट्री क्या बनाएंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू रियलाइजेशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने क्या सीख लिया, एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना तो सीख लिया।
अब रही बात, उसके बाद क्या होगा, एसेट्स को सेल किया जाएगा, लायबिलिटीज को जो है पे किया जाएगा। एसेट्स को जब सेल करेंगे, एंट्री थोड़ा सा सुने आप, व्हेन एसेट्स सोल्ड, व्हेन एसेट्स सोल्ड, जब एसेट को बेचेंगे तब आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, सॉरी टू रियलाइजेशन, नॉट एसेट्स, क्योंकि एसेट्स को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए एसेट्स की जगह क्या आएगा, रियलाइजेशन। और जब लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तब हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये देखिए व्हेन लायबिलिटी पेड, तब हमने एंट्री करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी, सॉरी सन्ड्री लायबिलिटी नहीं करना है, कोई बात, टू बैंक, टू बैंक। इस तरह से पेमेंट हो गई ना। अब एक बात और बताओ, कई बार ऐसे बोलता है कि अनरिकॉर्डेड एसेट को भी सेल कर दिया, कोई एसेट थी वो पहले रिकॉर्ड नहीं थी लेकिन बाद में सेल कर दी उसको, तब भी आपने एंट्री बनानी बैंक अकाउंट रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तब भी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कुछ जो लायबिलिटीज होती हैं जो थर्ड पार्टी के प्रति होती है, लेकिन उनके बारे में नथिंग इज मेंशन, कुछ नहीं लिखा था, पूरी पेमेंट दिखाएं, पूरी पेमेंट दिखाना है। क्लियर हो गया। अब आपने क्या कर दिया कि एसेट्स को सेल कर दिया, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी, अब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, अगर उसका क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट कम है तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है ना। और प्रॉफिट को हमने किस में ट्रांसफर कर देना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। एंट्री क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यदि लॉस हुआ है, डेबिट साइड ज्यादा है तो लॉस होगा तो भी पार्टनर्स में बांटेंगे। एंट्री क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हुआ है। आपने ये एंट्री जो है उनको सही ढंग से पढ़ना है और इनको एक तरह से अपने माइंड में सेट करना है। किसी भी तरह की समझ नहीं आए तो मुझे जरूर कहेंगे। ऑल द बेस्ट।